Because today it has a new target. As of nearly 2 hours ago now, midnight in Washington, 9:30 a.m. in Delhi, most Indian goods imported into the US face a 50% tariff. आजकल इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी खराब हो रहे हैं। अब तो यूएस इंडिया को ओपनली क्रिटिसाइज और टैरिफ के जरिए प्रेशराइज करने की कोशिश भी कर रहा है और यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया को फंडिंग करने जैसे बड़े एलिगेशन भी लगा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब इंडियन डिप्लोमेसी का फेलियर है या फिर इंडिया अपने दम पे ग्लोबल पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जहां पर वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में हम इंडिया और यूएस के रिलेशंस को डिटेल में समझेंगे और करंट जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन के रियल रीजन को भी जानेंगे और आगे इन फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है वो भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। तो अब अगर बात करें इंडिया और यूएस रिलेशन के बारे में, तो यूएस और इंडिया के रिलेशन की कहानी एकदम फिल्मी। सोचो, कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड थे और मिलिट्रिकल एड, पॉलिटिकल सपोर्ट सब कुछ पाकिस्तान को मिल रहा था और उस वक्त इंडिया यूएसएसआर के ज़्यादा क्लोज था और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर भी। मतलब दोनों देशों के बीच में डिस्टेंस न्यूट्रल था। फिर आता है 1998 का ट्विस्ट, जहाँ पे इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है और यूएस इंडिया पे तुरंत सैंक्शन लगा देता है। तो दोनों देशों के बीच का जो रिलेशंस एकदम बॉटम में चला जाता है और तब ऐसा लगने लगता है कि अब ये दोनों देश कभी क्लोज नहीं आ पाएंगे। लेकिन अर्ली 2000 में ये पिक्चर थोड़ी बदलनी शुरू हुई। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के टाइम पे इंडिया और यूएस ने ट्रीटी साइन की, जिसे हम इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 के नाम से जानते। और ये डील इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुई। क्यों? क्योंकि इससे इंडिया को यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला और इससे इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बूस्ट मिला। तब ऐसा लगने लगा कि अब दोनों देशों के रिलेशंस धीरे धीरे पटरी पे आने लगे। तब आता है ओबामा का एरा। ओबामा की एरा में भी जो ये रिलेशंस और भी मजबूत हुए, डिफेंस से लेके टेक्नोलॉजी तक ऑपरेशन तेज हुआ और मोदी और ओबामा की पर्सनल केमिस्ट्री ने इस रिलेशनशिप को काफी हाईलाइट कर दिया। अब अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो तब भी ट्रेड, मार्केट एक्सेस और टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव और तनतनी थी। लेकिन स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे दोनों देश साथ रहे, चाहे वो क्वाड फोरम हो या फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अगर देखा जाए पिछले 2-3 दशकों से इंडिया और यूएस के रिलेशन में अप्स डाउन भी आए, कोल्ड वॉर की दूरी से लेकर सैंक्शन के फेज तक और फिर पार्टनरशिप। ये कहानी दिखाती है कि दोनों देश अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं करंट फ्रिक्शंस के बारे में और जानते हैं इंडिया यूएस रिलेशन के टेंशन के पीछे असली वजह है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यूक्रेन रशिया वॉर का। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो अमेरिका और उसके अलाय ने पूरी दुनिया से एक्सपेक्ट किया है कि वो रशिया के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, रशिया की पूरे अगेंस्ट गया और ना पूरा सपोर्ट छोड़ा। और इसकी वजह काफ़ी सिंपल है, क्योंकि रशिया इंडिया का एक वैल्यूएबल पार्टनर है जिसने हमेशा इंडिया का साथ दिया है और इंडिया अपनी डिफेंस नीड का पूरा बहुत बड़ा हिस्सा और उसके लिए रशिया पे वो डिपेंडेंट है। और रशिया भी इंडिया को एडवांस वेपन सिस्टम जैसे S-400 और एडवांस फाइटर जेट प्रोवाइड करता है और ये अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही इंडिया ने रशिया से रिकॉर्ड तोड़ ऑयल भी परचेस किया है। तो इससे वेस्ट काफ़ी अपसेट है और एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को फंडिंग कर रहा है। अब दूसरी तरफ ट्रेड और इकोनॉमिक कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये वे चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट यूएस के लिए ओपन करे ताकि यूएस फार्मर और एक्सपोर्टर का उसका फायदा मिले। लेकिन इंडिया अपने फार्मर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये लड़ाई कभी वीडियो टॉक्स में और कभी बायलैटरल डिस्कशन में चलती रहती है। ये ट्रेड, डिजिटल ट्रेड पॉलिसी और मार्केट एक्सेस को लेकर दोनों साइड में डिसएग्रीमेंट है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है इंडिया पाकिस्तान की सीजफायर जो इस साल मई में हुआ था। इसका क्रेडिट यूएस लेना चाहता है और यूएस ने अपने आप को इसका मेरिटर बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन
इंडिया ने ये क्लेम हर बार रिजेक्ट कर दिया। तो और इसीलिए मिस्टर ट्रम्प अपसेट है इसी टाइम पे। और इसी समय में कुछ दुनिया में कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स भी हुए थे, तो मिस्टर ट्रम्प ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और अपने आप को एक पीस मेकर बताने की कोशिश की थी। लेकिन इंडिया ने जो उनका क्लेम रिजेक्ट किया है, तो इससे मिस्टर ट्रम्प कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते। अब बात करते हैं ब्रिक्स और ग्लोबल पावर डायनेमिक्स की। तो बेसिकली ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश है। और ब्रिक्स में इंडिया काफी एक्टिव रोल भी प्ले कर रहा है और ब्रिक्स की तरफ से डॉलर के डोमिनेंस को भी चैलेंज करने की कोशिश हो रही है। और रिसेंटली इंडिया ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाते हुए ब्रिक्स देशों को बोला है कि वो अपने ट्रेड सेटलमेंट डॉलर की जगह रुपए में करे। और ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज मिलेगा और ग्लोबल करेंसी ऑर्डर में मल्टीपोलरिटी भी आएगी। और इसी स्ट्रैटेजिक मूव से और इसी इनिशिएटिव से यूएस अपसेट है, क्योंकि 70 सालों से डॉलर ग्लोबल ट्रेड और रिजर्व की सबसे बड़ी करेंसी है। और ब्रिक्स की तरफ से मतलब जिसमें इंडिया भी है, डॉलर और धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन तरफ बढ़ रहे हैं। और रिसेंटली इंडिया ने अपने बैंक यानी रिजर्व बैंक को भी बोला है कि वो दूसरे देशों के साथ और ब्रिक्स देशों के साथ रुपी बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट को प्रमोट करें। इससे इंडिया की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ग्लोबल लीडरशिप को ये दिखाता है। अगर देखें तो इंडिया रशिया से भी ट्रेड, ऑयल और डिफेंस में कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो वही यूएस के साथ भी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में कॉपरेशन जैसे कि क्वाड फोरम हो गया और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों देश डिफरेंसेस के बावजूद भी एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप समझो कि इंडिया यूएस रिलेशंस को पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए दोनों देश कहीं पे पार्टनरशिप कर रहे, तो कहीं पे स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शंस और कंपटीशन भी चल रहा है। मतलब ये जो दोनों देशों की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और दोनों देश अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इंडिया ग्लोबल पावर में अपनी जो पोजीशन है उसे धीरे धीरे मजबूत भी कर रहा है। तो अब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमें समझना जरूरी है और वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएगा, वो भी बिना किसी के दबाव में आए। और इंडिया चाहता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन ले। और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 1957 से चली आ रही है। ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का अच्छा एक मॉडर्न रूप है जिसे हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे इंडिया सबके साथ कोऑपरेशन बढ़ाएगा। मतलब इंडिया किसी भी ग्रुप अलाय का हिस्सा नहीं होगा, वो अपने जरूरत के अनुसार और इंटरेस्ट के अनुसार रिलेशनशिप बिल्ड करता रहेगा। और इसी वजह से जब यूएस ने रशिया को अलग करने की कोशिश की, तो इंडिया ने अपनी अलग लाइन चूज की और अपनी एनर्जी और डिफेंस के लिए रशिया पे डिपेंडेंसी बरकरार रखी बिना यूएस के प्रेशर के आके झुके। और इंडिया अपने आप को सिर्फ रीजनल प्लेयर ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर का रोल भी प्ले करता है, जहाँ मतलब एससीओ ब्रिक्स जैसे सबमिट में एक्टिव रोल प्ले करके इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर वो डेवलपमेंट कंट्रीज की आवाज को बुलंद कर सके। तो ओवरऑल देखिए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बस एक ही फंडा है, अपनी मर्जी से चलना, अपनी सुरक्षा और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बैलेंस, प्रैग्मेटिक और इंडिपेंडेंस एक्टर बनना। आप अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो यूएस और इंडिया को एक दूसरे की जरूरत है। इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए यूएस का सपोर्ट चाहिए और यूएस को भी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत है। तो अब आगे क्या होगा ये कहना काफी मुश्किल है, कभी समझौता कभी तकरार, ये चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है? आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।